In the early decades of the 19th century, experiments conducted by the Joseph Henry and the Michael Faraday laid the foundation of the modern physics. अमेरिकन वैज्ञानिक जोसेफ हेनरी, जो कि मोस्ट फेमस एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट थे, और इंग्लैंड के साइंटिस्ट माइकल फैराडे की डिस्कवरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ने पूरी फिजिक्स जगत में एक तहलका मचा के रखा हुआ था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डिस्कवरी के बाद ये बात जाहिर हो गई कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों अलग अलग परिघटनाएं नहीं हैं, बल्कि दोनों एक दूसरे के ही पूरक हैं। इवेंचुअली अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली द सोर्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। व्हेनेवर देयर इज द टाइम वेरिंग, देयर इज चेंजिंग electric field, it is the source of the magnetic field, as well as the time varying magnetic field is also a source of the electric field. आज हम लोग बेसिकली एक नए चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, एक नया आर्टिकल ले रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो चैप्टर है ये दिखाता है कि किस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। आपने पढ़ा होगा अभी तक कि जब कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट की पोजीशन में होता है तो उसके इर्द गिर्द जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम की चीज पैदा होती है। वही अगर चार्ज पार्टिकल मूव करने लगे तो चार्ज पार्टिकल एक करंट को जनरेट कर देता है। और आपने आगे मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर में आपने पढ़ा कि जब कोई करंट चल रही होती है तो करंट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जैसी एक चीज जनरेट होती है, जिसकी डिस्कवरी करी थी हेंस क्रिएशन ऑरस्टेड ने। उन्होंने बताया था कि whenever there is a current in the conducting wire, we can see the deflection in the compass needle placed nearby it. अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि जैसे करंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड के साथ में भी अगर कुछ ऐसा इंतजाम किया जाए, वो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर सकती है या इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट कर सकती है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए माइकल फैराडे ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे कहते हैं फैराडेज एक्सपेरिमेंट ऑफ द मूविंग कॉइल एंड द मैग्नेट। इस चैप्टर में हम सबसे पहले जिस क्वांटिटी का जिक्र करेंगे उसका नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स एक तरीके से देखा जाए नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस को दर्शाता है जो किसी दिए गए एरिया से लिंक्ड होती हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस लिंक्ड विद द सरफेस हेल्ड इन ए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जो सरफेस रखा होता है उस सरफेस से जितनी भी लाइनें क्रॉस करते हुए बाहर आएंगी या उसके अंदर जाएंगी वो फ्लक्स बनाएंगी, बशर्ते नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ये बात दिमाग में रखिए। अगर हम मैथमेटिकली लिखें इसको तो कैसे लिखेंगे? कॉन्सेप्ट वही है, मैग्नेटिक फ्लक्स φb इक्वल्स b डॉट a। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एरिया वेक्टर के साथ में थीटा एंगल बना रही हो, जैसे कि आप देख सकते हैं इस फिगर में, यहाँ पर एरिया वेक्टर के साथ में मैग्नेटिक फील्ड थीटा एंगल बना रहा है, तो उस केस में b डॉट a की वैल्यू को क्या लिखेंगे आप? इसको आप लिखेंगे ba cos थीटा। मैग्नेटिक फ्लक्स दोनों का स्केलर प्रोडक्ट है तो ये भी अपने आप में एक तरीके से स्केलर होगा। इसकी डायरेक्शन को हम कभी भी काउंट नहीं कर सकते हैं, बस ये एक नंबर है और कुछ नहीं। नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस लिंक्ड विद द सरफेस। नंबर से एक बात आपको याद आनी चाहिए कि अगर मान लो कोई लूप है हमारे पास में, जैसे ये देखिए एक सर्कुलर लूप है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? मैग्नेटिक फील्ड आप देख सकते हैं, मैंने यूनिफॉर्म दिखाया हुआ है। क्रॉस का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड में है। अगर ये लूप इसके अंदर में एंटर करेगा तो क्या होगा? देखो लगातार जो लाइनें हैं देखो बढ़ रही हैं। अब ये देखो लूप पूरी तरीके से इसके अंदर में आ गया, तो इस लूप से जो भी नंबर ऑफ लाइंस अटैच हो सकती हैं मैक्सिमम वो फिक्स हो चुकी हैं। अभी इस लूप के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट होगा। जैसे ये लूप बाहर आएगा तो जरा देखिए लाइनें थोड़ा घट जाएंगी, है कि नहीं? मैंने बताया कि हमेशा फ्लक्स को काउंट करते समय हम वही एरिया लेंगे जो एरिया मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा। अगर मैं आपसे पूछूं जरा बताओ अभी इस सूरत में, इस हाल में अगर लूप का आधा पार्ट बाहर है तो इससे कितना फ्लक्स बन रहा है? तो आपको बस वही एरिया लेना है जो एरिया मैग्नेटिक फील्ड में है। तो इस केस में अगर मैं पूछूं आपसे मैग्नेटिक फील्ड मान लो B नॉट है तो फ्लक्स क्या बनेगा? तो बोलोगे फ्लक्स बनेगा B इंटू A। चूंकि मैग्नेटिक लाइंस सरफेस के परपेंडिकुलर हैं तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। थीटा 0 बनेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्स बनेगा। तो
तो आप लिखेंगे बी नॉट इंटू एरिया, जो कि इसका एरिया बनने वाला है पाई, मान लो रेडियस है आर, पाई आर स्क्वायर बाई 2। वहीं अगर ये पूरा पूरा लूप अंदर में होता तो फ्लक्स मैक्सिमम बनता बी नॉट पाई आर स्क्वायर। चूंकि सरफेस आधा बाहर है आधा अंदर में है, तो हम एरिया आधा ही काउंट करेंगे, जो फील्ड में है बस वही एरिया लिया जाएगा। ठीक है, जरा देखिए कि इंपॉर्टेंट बात, मान लीजिए कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरिएबल है। अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है तो उस केस में अप्रोच वही है जो हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स में करते थे। पहले एक छोटे से एलिमेंट्री एरिया के लिए हम फ्लक्स को काउंट करेंगे और फिर उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, इन केस ऑफ द वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स हम लोग कैसे देंगे, सरफेस इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फ्लक्स इज द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। याद रखें इस बात को। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके फ्लक्स के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात, मैंने बोला आपको फ्लक्स अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी है। फ्लक्स अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका बहुत मतलब है स्केलर का, केवल डायरेक्शन ना होना ही नहीं बल्कि बहुत सारी बातें हैं जो आप लोग समझ पाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने एक दिखाया हुआ है सर्कुलर लूप और उसके बाहर एक रेक्टेंगुलर लूप है, और सर्कुलर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर जरा मुझे बताइए कि सर्कल से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स अटैच हो रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्कल, तो आप बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया ऑफ द सर्कल, जो कि होगा पाई आर स्क्वायर। मान लो इसकी जो रेडियस वगैरह है वो रेडियस हम काउंट कर लेते हैं। उस रेडियस को मैंने यहाँ मान लिया है, सपोज करो कैपिटल आर। अगर जरा सोचिए मैं आपसे पूछूं कि इस रेक्टेंगुलर फ्रेम से कितना फ्लक्स अटैच हो रहा है, तब आपका आंसर क्या होगा। अगर मैं आपसे पूछूं फ्लक्स अटैच विद द रेक्टेंगल, तो क्या आप रेक्टेंगल के एरिया काउंट करेंगे? नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस तो वही रहेगी जो पहले हैं। एरिया को घटाने बढ़ाने से मैग्नेटिक लाइंस तो चेंज नहीं हो रही हैं, वो तो फिक्स हैं, क्योंकि इन साइड में आप देख सकते हैं। तो इसलिए फ्लक्स अभी भी वही लिखा जाएगा, फ्लक्स की वैल्यू वही सेम रहेगी बी नॉट पाई आर स्क्वायर। दोनों केस में फ्लक्स की वैल्यू सेम रहेगी, ये मतलब है स्केलर होने का फ्लक्स के। एक इंपॉर्टेंट बात और जरा समझिए, हमारे पास में मान लीजिए कि एक सरफेस है, सरफेस इस तरीके से आपको दिखाया जा रहा है, ये देख लीजिए। सरफेस का अपना जो एरिया वेक्टर है, मान लीजिए फिलहाल हम दिखा रहे हैं इस तरफ, ये इसका एरिया वेक्टर ए है। अब जो मैग्नेटिक लाइंस हैं, ये क्या हो रहा है, सरफेस का एरिया वेक्टर इस तरफ है कैपिटल ए, मैग्नेटिक लाइंस इस सरफेस के अंदर ऐसे इंटर कर रही हैं। तो आप बताओ जरा फ्लक्स अभी इस समय कैसा होगा। तो स्केलर का एक मतलब ये भी होता है कि भाई फ्लक्स की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो हो सकती है। अगर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए तो उस केस में फ्लक्स हमारा कैसा होगा, फ्लक्स हमारा बनेगा नेगेटिव, बी ए कॉस 180 माइनस में आंसर आएगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में तो फ्लक्स हमारा पॉजिटिव होगा। और अगर सरफेस से कोई मैग्नेटिक लाइंस अटैच ही नहीं हो रही हैं तो फ्लक्स हमारा जीरो बनेगा। ये चीज दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना।